गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रो वाली पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रो के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे 3 एक्टिविटीज में कौन कौन से रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन कौन से प्रकार की चेंजिंग आती है। ये सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। ऑलराइट, तो आज का हमारे इस लेक्चर में हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें हम लोग क्लास 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इंट्रो वाली पार्ट को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन वाली पार्ट को डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक टोमेटो को अगर हम लोग एनवायरनमेंट में रख दें तो क्या होगा। एनवायरनमेंट में रखने की वजह से वो टोमेटो कुछ समय के बाद उसमें चेंजिंग आने लगेगी। मान लो कोई हम लोग कोई लोहे का टुकड़ा को अगर हम लोग एनवायरनमेंट में रख दें तो क्या होगा, पर्यावरण में ऐसे रख दें तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंजिंग आने लगेगी, है ना। मान लो कि कोई दूध को रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसमें चेंजिंग आने लगेगी, बदल जाएगा। तो चेंजिंग हो रही है, हर सिचुएशन में बदलाव हो रही है। आपको किताब में भी इसी बात का स्टार्टिंग है कि चेंजिंग होती है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। कितने प्रकार के चेंज होते हैं? 2 प्रकार के, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, सबसे पहला यही चीज डिस्कस किया जाएगा, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? दरअसल फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है, a change in which no new substance is formed and it is generally reversible and irreversible bonds। एक ऐसा चेंज है जहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और आमतौर पे ये जो है रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, यानी रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेने की कोशिश करें तो एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे, एग्जांपल अगर हम लोग इरिवर्सिबल का एग्जांपल ले लें, इरिवर्सिबल का एग्जांपल अगर हम लोग लिखेंगे तो टोर ऑफ पेपर या टीयरिंग ऑफ पेपर, ये रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स नहीं हो सकता है, जिससे हम लोग वापस पुराना स्थिति में लेके नहीं जा सकते हैं। जैसे कि पेपर लिए, पेपर को टोर कर दिए, फाड़ दिए, पेपर को फाड़ देंगे, दोनों फटा हुए को अगर जैसे जैसे फटा वैसे रख देंगे तो क्या वो आपस में जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग टोर या टीयरिंग ऑफ पेपर को हम लोग कह सकते हैं इरिवर्सिबल। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कांच है, कांच को तोड़ दिया, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इरिवर्सिबल का एक ये हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो 1-2 लेकर समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना, तो कांच, बहुत सारा कांच टूट गया, कांच को आपस में रख देंगे तो क्या वो जुड़ जाएंगे? आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स नहीं होने, वापस पुराने फॉर्म में वो नहीं जा रहा है। अच्छा, मैंने कहा ये रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। कुछ
कुछ रिवर्सिबल का भी एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। रिवर्सिबल का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। एक रबर ले लीजिए, रबर को ऐसे खींचिए, ये छोड़िए, वापस पुराना स्थिति, जहां था वहीं वापस आ गया, पुराना स्थिति में वो जा सकता है। लेकिन जैसे खींच रहे थे तो भी रबर कहला रहा था, छोड़ेंगे तो भी रबर कहला रहा था। यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं था, रबर था पहले भी और अंत में भी रबर ही था। ऊपर में भी आप देख सकते हैं फिजिकली चेंज है। टोर ऑफ पेपर को फाड़ देंगे, दो अलग अलग जगह पर रख देंगे, तीसरा व्यक्ति आके थोड़ा बोलेगा कि ये पेपर नहीं है, वो थोड़ा बोलेगा कि ये जो है कुछ और, वो भी पेपर ही बोलेगा। तो टोर ऑफ पेपर भी फिजिकल चेंज है, यहाँ पे इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल। जनरली फिजिकल चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर है। रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज दोनों भी हो सकता है फिजिकल चेंज, लेकिन आप केमिकल चेंज की बात करेंगे। केमिकल चेंज में क्या होता है, अभी बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। दूसरा चीज जो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में देखे हुए हैं, केमिकल चेंज। इसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा, चेंज in which a new substance is formed and it is generally irreversible. ओनली ये इरिवर्सिबल ही होता है, इसको रिवर्सिबल नहीं कह सकते हैं। केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनेगी और जो जनरली इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, तो कम्प्लीटली ये इरिवर्सिबल चेंज है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे रिवर्सिबल की कोई बात नहीं है, फिजिकल चेंज रहेगा तो रिवर्सिबल की बात करेंगे। ये कम्प्लीटली इरिवर्सिबल चेंज है यहाँ पर। इसकी एग्जांपल अगर वही पेपर की बात करेंगे तो बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को अगर हम जला देंगे, एक नया सब्सटेंस बनेगा, वो क्या बनेगा, वो है ऐश। क्या बनेगा, ऐश बनेगा, राख बनेगा। जो कि पुराना पेपर था, एक नया मटेरियल बना, एक नया सब्सटेंस बना, पेपर जलाने के बाद ऐश बना। अब ऐश को वापस पेपर पे नहीं लेके जा सकते, इसलिए ये क्या कहा गया, इरिवर्सिबल होता है हमेशा। और एक नया सब्सटेंस बनता है और ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक नया सब्सटेंस है, वापस ये मैग्नीशियम नहीं हो सकता, इट कांट बी मैग्नीशियम अगेन, तो ये इरिवर्सिबल है। आई होप आपको क्लियर है। इसके कुछ और एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म का जलाना। और क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक और है कर्ड, मतलब दही कैसे बनता है, कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से बनता है। एक प्रकार का चेंजिंग है और ये केमिकल चेंजिंग है, एक प्रकार की चेंजिंग है, केमिकल चेंजिंग है। आप दूध से जब दही बना दीजिएगा तो वापस दही से दूध नहीं कर सकते हैं, कितना कोशिश कर लीजिए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हम लोग बता रहे थे केमिकल चेंज के बारे में। एक ऐसा चेंज जहाँ कोई नया सब्सटेंस बनता है और जो कि जनरली इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, दोनों का। कंपैरिजन, जैसे फिजिकल यहाँ पे लिख दिया है,
फिजिकल चेंज बीच में वर्सेस केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। इसमें पहली बात क्या लिख सकते हैं, चेंज where no new substance found। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं चेंज where new substance is found। It is both reversible and irreversible। It is irreversible only। Folding of paper, tore of paper, etc. is example of physical change। Burning of paper is example of chemical। तो आपको क्लियर हो गया होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे दिया हुआ है 3 एक्टिविटीज। आगे 3 एक्टिविटीज के बारे में दिया हुआ है। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.1 में क्या कह रहा है, एक्टिविटी 1.1 में क्या रहा है, जब किसी मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या देगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये गैसियस फॉर्म में रहेगा और ये आपका जो आएगा वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। कह रहा है क्या कि एक मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए 3 से 4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए। 3 से 4 सेंटीमीटर का जो मैग्नीशियम रिबन है उसको लेके क्लीन करना है, पहले साफ करना है उसको, कोई सैंड पेपर से साफ करना है। साफ करने के बाद जो है उसको मतलब आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको आप जलाइए। जलाने से क्या होगा, एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेम देगा, बहुत अच्छे से जलेगा, डेजलिंग फ्लेम देगा और वो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एक्टिविटी 1.1 में इसी बात की चर्चा है और ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है। एक क्या है, इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें बहुत कमी है, हालांकि ये अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं है। आगे बैलेंस का हम लोग सीखेंगे, अभी फिलहाल इसी बात का चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्टरी वाली पार्ट है। जैसे 1.2 में क्या कह रहा है, अगर आप लीड नाइट्रेट को ले लीजिएगा, लीड नाइट्रेट को अगर आप लेते हैं, लीड नाइट्रेट PbNO3, तो लीड नाइट्रेट को लेते हैं जो कि एक्वास फॉर्म में होता है, और इसके साथ आप पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं जो कि एक्वास फॉर्म में होता है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देगा, लीड आयोडाइड देगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। फिर ये क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि वापस एक्वास फॉर्म में, प्लस यहाँ पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा।
प्रेसिपिटेट बनाएगा। एक्टिविटी 1.2 में कह रहा है अगर आप लीड नाइट्रेट को लीजिएगा और इसको रिएक्ट करवा दीजिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये सब के सब जो है फॉर्मूलाज है। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला यहाँ पे +2 चार्ज है, इस कारण से यहाँ नाइट्रेट में नीचे में 2 लगा है। आयोडीन का सबको पता है वैलेंसी जो है 1 होता है, इस वजह से यहाँ पे लीड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि लीड की वैलेंसी 2 है तो 2 आयोडीन आपस में आकर उसको रिएक्ट करेंगे। जो आपको ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा दी गई है। और एक्टिविटी 1.3 में क्या कह रहा है, कह रहा है जिंक को अगर जिंक ग्रेनुअल्स बोला है, जिंक ग्रेनुअल्स बोला है, जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब जिंक के टुकड़े को अगर आप लेके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट बोला गया। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, पतला का मतलब उसको पानी मिला देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। एसिड में अगर पानी मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे प्योर फॉर्म रहेगा तो कंसनट्रेटेड फॉर्म रहता है। अगर हम लोग जिंक को, जो कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, जिंक को अगर हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो कि एक्वायस फॉर्म में है, तो रिएक्शन के बाद ये जो हमें देगा ZnCl2, जो भी एक्वायस फॉर्म में है, और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस, जो कि इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक और बोला है, या तो आप ट्राई कर सकते हैं जिंक को H2SO4 के साथ, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वायस फॉर्म में है, रिएक्शन के बाद ZnSO4 देगा जो कि एक्वायस फॉर्म में है प्लस H2। तो ये तीनों एक्टिविटीज के रिएक्शंस हैं, जो कि आपको एग्जाम में सवाल के रूप में पूछ सकता है। ये ऐसे पूछेगा सवाल, व्हाट हैपेंस व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, तो आपका जवाब होगा व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड गिव्स अस लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस 1 प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन अनसॉल्युबल सब्सटेंस को कहते हैं, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं होता है उसको प्रेसिपिटेशन कहा गया है। और यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेशन कुछ है। या फिर परीक्षा में सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, नेम दैट रिएक्शन इन व्हिच येलो प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स, वैसे रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें येलो प्रेसिपिटेशन बनता है, या फिर उस रिएक्शन को लिखिए, उस रिएक्शन को लिखिए जिसमें येलो प्रेसिपिटेशन बनता है। तो आपको तब लिखना पड़ेगा लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड बराबर पोटेशियम लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज द रिएक्शन इन व्हिच द येलो प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक आप लोगों को आपकी क्लियर है। अब एक बात और रह गई है इस पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में, अंतिम बात है, वो क्या है, ये सारे रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं थे, बैलेंस वाला टॉपिक अलग है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कुछ चीजें होती है। When chemical reaction occurs, the following changes may takes place। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चेंजेस होती है, जैसे चेंजेस इन स्टेट होता है। पहले चेंजेस इन स्टेट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चेंजेस इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। चेंजेस इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन कैसे? अभी एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम मैग्नीशियम लिए हुए थे, कौन से फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद ये रिएक्टर जब हम जला रहे थे, हवा में जला रहे थे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या दिया? MgO। और ये कौन से फॉर्म में आ गया? सॉलिड फॉर्म में। यानी कि मैग्नीशियम जब अलग था सॉलिड में था, ऑक्सीजन जब अलग था तो ये गैसेस फॉर्म में था। जब आपस में दोनों रिएक्ट कर कंप्लीट किस फॉर्म में आ गया? सॉलिड फॉर्म में। यानी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो इससे पता चल रहा है यहाँ पे स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे चेंजेस ऑफ ऑक्सीजन स्टेट हैपन।
ACE या फिर आप एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल लिए थे हम लोग, जैसे लीड नाइट्रेट PbNO3 और यहाँ 2 लगेगा क्योंकि इस पे चार्ज जो है, और इसकी एक्वस फॉर्म में है, और फिर पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में है। रिएक्शन के बाद ये लीड आयोडाइड बनाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, और फिर इसके बाद जो आएगा यहाँ पे KNO3 जो कि एक्वस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए लीड नाइट्रेट यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में था, लीड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्वस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, और पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस फॉर्म में था। तो जब रिएक्शन होता है तो ये आयोडीन और ये जो लीड है ये दोनों जो है एक्वस फॉर्म को चेंज कर लेता है। एक्वस फॉर्म में चेंज होकर के किस फॉर्म में चला जाता है? सॉलिड फॉर्म में। देख सकते हैं कि आप किस तरह से स्टेट में चेंजिंग होगा। तो चेंजेस इन स्टेट ऐसा होता है, इसके साथ चेंजेस इन स्टेट के साथ चेंजेस इन स्टेट के साथ होता है चेंजेस इन कलर, कलर में परिवर्तन होता है, चेंजेस इन कलर। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैसेस का निकलना। जैसे इसका एग्जांपल अभी हम लोग देख सकते हैं, जिंक था, उसके बाद HCl रिएक्ट किया तो इसका आया ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, अथवा गैस निकल रहा है यहाँ से। या फिर जिंक था, H2SO4 था, इसके साथ जो रिएक्ट करके ZnSO4 दिया, फिर यहाँ से H2 गैस निकल रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैसेस का इवॉल्व हो रहा है। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कलर में परिवर्तन भी हो रहा है, इसके अलावा स्टेट में भी परिवर्तन हो रहा है, गैसेस भी इवॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। दिस इज व्हाट, दिस इज इवॉल्व ऑफ H2। किसी भी प्रकार का गैस हो सकता है इवॉल्व हो। इसके साथ क्या है? चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन भी होता है। तापमान में परिवर्तन कैसे? वो तो खैर फील करने की चीज़ है। जैसे चेंज इन कलर भी हो रहा है तो हम तो बता नहीं सकते, हमको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। और जब भी आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, ये 1.1 1.1.3 का कोई प्रैक्टिकल कीजिए आप, तो आप खुद मत कीजिए, टीचर्स के असिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जो जानकार लोग उनका असिस्टेंस का ज़रूरी है इसमें। एक और चीज़ जो NCERT में नहीं लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि प्रेसिपिटेशन भी कभी कभी रिएक्शन में बनता है। हालांकि ऐसे बहुत कम ही रिएक्शंस हैं आपके बुक में जो प्रेसिपिटेशन बनाते हैं। हो सकता है यही कारण हो कि NCERT ने डायरेक्टली इस पॉइंट को नहीं लिखा है, लेकिन हालांकि ये भी एक चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन कौन सी बदलाव होती है। तो इसमें होती है 5 प्रकार के बदलाव। कलर में बदलाव होता है, स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैसेस निकलते हैं, प्रेसिपिटेशंस बनते हैं, जिसको हम आपको एग्जांपल देके समझाया है। तो ये हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट का कोड मिला के सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ से सवाल कौन कौन से बन सकते हैं अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सवाल कौन कौन से बनते हैं, अब तक के जो सवाल हैं कौन कौन से बनेंगे, हम सवाल लिख देते हैं, आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस के रूप में। जैसे कि पहला सवाल है, व्हाट इज फिजिकल चेंज, गिव एग्जांपल।
उदाहरण दीजिए। दूसरा है व्हाट इज केमिकल चेंज। गिव एग्जाम्पल। इस पे और सवाल बन सकते हैं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। 3 अंतर बताना। और भी सवाल बन सकते हैं। नेम द चेंज which is both reversible and irreversible। या फिर आप ये भी सवाल बना सकते हैं। नेम द चेंज which is only irreversible। फिर सवाल ये भी बन सकता है what happens when a chemical reaction takes place। फिर सवाल और भी सवाल बन सकते हैं। What happens when zinc reacts with dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid। सवाल ये भी बन सकते हैं what happens when lead nitrate reacts with potassium iodide। फिर सवाल ये भी बन सकते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। What will happen when magnesium reacts with oxygen। इस तरह से कई सारे सवाल बन सकते हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में अपने घर पे। और कोई भी प्रकार की डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जो भी सवाल इसमें हम डाले हैं इसको आप लिख के उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज के क्लासेस में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन की पार्ट को डिस्कस किया जिसमें हमने कहा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, उसके एग्जांपल दिए, उसके अंतर दिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की बात की जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे पोटैटो को अगर फ्री स्टेट में रख दिया जाए या दूध को रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा। इसके बाद हमने एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 में कौन कौन सी एग्जांपल लेके प्रैक्टिकल की गई है उनके सारे इक्वेशंस को हमने लिखा यहाँ पे और लिख के उसको जस्ट हम रिप्रेजेंट किए उसका फॉर्म के साथ, कौन से फॉर्म में कौन कौन से स्टेट में कौन सा है।
उसके इक्वेशन को लिखा, उसके फॉर्मूला के साथ लिखा, उसके रिएक्शन को कराया, बस उसमें हम बैलेंस नहीं किए। बैलेंस यहाँ की टॉपिक नहीं है। बैलेंस सिखाने के बाद हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, सारे रिएक्शंस की बैलेंसिंग करेंगे। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कौन कौन सी चीज़ होती है। तो 5 चीज़ें होती है, और 5 चीज़ें एक साथ हो ज़रूरी ऐसा नहीं है। उसमें से 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और कोई एक भी हो सकता है, और हो सकता है कि पाँचों के पाँचों हो। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। फिर अल्टीमेटली हमारा जो जो सवाल बन रहा था उन सवालों को हमने लिखा है, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि अगले वीडियो में हम इन सवालों का जवाब भी आपको लिख के दे दें। इसी के साथ आईसी इंटीग्रेटेड क्लासेस मिताली के साथ बने रहिए। धन्यवाद।